नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोहित भटगांव बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुद्दा है 2016 जाट आरक्षण आंदोलन, इसके हिंसक रूप की सच्चाई और गंभीर जानकारियाँ जो हर हरियाणा वासी को पता होनी चाहिए लेकर आया। वीडियो को कई भागों में बांटा गया है। संक्षिप्त और पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और फिर आप बताना, कमेंट करना कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या ये सब इसके पीछे जिम्मेदार हैं। सभी मेरे दोस्त YouTube चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है, जो पुराना इतिहास है, उसकी जानकारी है वो आपको तुरंत मिल जाए और बेल आइकन को दबा लें। जो जाट आरक्षण आंदोलन 2016 हुआ था, उसके पीछे की आज समाज में दो तीन धारणाएं हैं। पहली धारणा ये है कि जो उसका नेतृत्व कर रहे थे चौधरी यशपाल मलिक, उन्होंने आंदोलन को बेच दिया। सबसे पहली धारणा है ये जाटों द्वारा कि उन्होंने आंदोलन को बेच दिया और आंदोलन के बीच में ही भाग खड़े हुए जब आंदोलन हिंसक मोड़ ले रहा था। इसके अलावा राजनीतिक बात करते हैं तो राजनीतिक बात में यही है कि दूसरा जो धारणा मानी जाती है वो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि उन्होंने इसको बनाया और आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे क्या कारण था, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये दो ही धारणा मुख्य रूप से चल रही हैं। इसके अलावा जो आरक्षण था तो वो केवल जाटों का नहीं था, वो इसके साथ साथ त्यागी समाज, जट सिख और अपने कहते हैं इसको बिश्नोई समाज, ये 4-5 जातियां और भी थी। कुल मिला के 6 जातियां थी जिनको आरक्षण की कैटेगरी में लाया जा रहा था। ये केवल जाटों का आरक्षण नहीं था, लेकिन इसको जाटों को कैसे घुमाया, कैसे बनाया, क्या खेल खेले गए, ये सारी चीजें मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा। ज्यादा समय ना लेते हुए हम मुद्दे पर आते हैं कि भाई जाट, सबसे पहले जानते हैं कि जाट कौन है और इनकी क्या कार्यशैली है। जाट जो है कि उत्तर भारत में अपने ज्यादातर देखने को मिलते हैं और ये एक किसानी पर आश्रित कौम है। ज्यादातर खेती बाड़ी से संबंधित अपने कार्य करते हैं और इनका जो बच्चे हैं वो ज्यादातर देश सेवा को पसंद करते हैं, पुलिस और फौज में जाने का कार्य करते हैं और अब देश प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ये एक स्वाभिमानी कौम मानी जाती है। इसके साथ साथ ये उत्तर भारत में काफी शक्तिशाली कौम भी मानी जाती है। मेरा स्वाभिमानी और शक्तिशाली से तात्पर्य ये है कि बात है 1989 की, जब डीपी मंडल की अध्यक्षता में आरक्षण की बात की गई तो जाटों ने इसको सिरे से नकार दिया था। डीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था और ये तय करने के लिए कि भाई जाटों को जरूरत आरक्षण किया नहीं, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट तो बाद की बात है, पहले ही सिरे से इसको नकार दिया था कि भाई हम आरक्षण पर आश्रित नहीं है, हमें आरक्षण की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद 1992 में भी गुरनाम सिंह आयोग द्वारा पेशकश की गई कि भाई आरक्षण ले लो, तो उस समय भी सिरे से निकालने का काम जाटों ने किया था कि भाई हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है और ये कहकर नकार दिया था कि हमें भीख की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं स्वाभिमानी और शक्तिशाली कौम का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन ये बात मैं आज से 2-3 दशक पहले की बता रहा हूं। उस समय जरूरतें कुछ और थी, आज जरूरतें कुछ और है। उस समय कुछ और प्रचलित था, आज कुछ और प्रचलित है। समय बदलता रहता है और समय के साथ साथ जरूरतें भी बदलती रहती हैं। तो फिर बात आती है कि भाई जाटों को आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी
और इसके पीछे के क्या कारण रहे। तो शुरुआत होती है कि भाई सबसे पहले जो आरक्षण की मांग थी, आरक्षण देने का जो वादा था, वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 2009 में देखा गया था कि भाई हम इनको जाटों को आरक्षण देंगे। और जो अखिल भारतीय जाट महासभा है, जिसके संस्थापक चौधरी यशपाल मलिक हैं, वो भी 2009 में ही संस्था बनी। और धीरे धीरे यशपाल मलिक की एक्टिविटी हरियाणा में भी और जाटों के इलाकों में बढ़ती गई। और उन्होंने जाटों को मोटिवेट करने का भी काम किया, समझाने का भी काम किया कि आरक्षण के फायदे भी बताए कि भाई आरक्षण मिलने से क्या क्या फायदे होंगे। बात है जरूरत की। समय अनुसार जब 1990 की बात, वो दशक था, वहां आदमियों की जरूरत होती थी, पैसे इतना मायने नहीं रखता था, वहां जुबान मायने रखती थी। लेकिन अब समय आ गया, 2009-10 की बात मैं कर रहा हूं, तो इस समय में पैसा मायने रखने लग गया। आदमी की जुबान और आदमी मायने नहीं रखते। तो और जरूरतें चेंज होगी। उस समय पे 1990 में कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता था, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद नहीं करता था। बात यही है ना कि वो उस समय पे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के आते थे। ऐसे आपको समाज में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। देसी खाना पीना था, सारी चीज ठीक थी। लेकिन जैसे जैसे पैसे का महत्व बढ़ा, तो वही भाईचारा और समाज में से टूटता चला गया। पैसे को ही महत्व देने लग गए लोग। तो अब बात आती है कि भाई उस समय पे जब 2009 में अखिल जाट महासभा का स्थापना हुई यशपाल मलिक द्वारा, तो उस समय पे जो थी सरकारी नौकरी की जो डिमांड थी, वो काफी हाई थी कि भाई सरकारी नौकरी को ही लोग सब कुछ समझने लग गए थे, एक आदर और मान सम्मान के दर्जे से देखा जाता था। तो इसीलिए अब जैसे बराबर की पढ़ाई हो रही है, लेकिन रिजर्वेशन ना होने के कारण हमारी जो रिजर्वेशन की जो सीटें होती थी, वो पहले ही बुक हो जाती थी। और जो काफी हाई लिस्ट लगती थी हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की। तो उसकी वजह से जरूरत बनी आरक्षण की कि भाई आरक्षण चाहिए। और इसकी स्थापना 2009 में यशपाल मलिक ने की। पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा गया। तो धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया, धीरे धीरे धरने प्रदर्शन होने लगे, धीरे धीरे बातें बढ़ती चली गई, खापों में बात गई, धीरे धीरे खापे साथ जुड़ने लगी। तो इसके दौरान 2011 में उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसी कमीशन का गठन किया जो ये रिपोर्ट तैयार करे कि जाटों को आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। तो उस ऐसी कमीशन ने भी जाटों को आरक्षण देने की वकालत की। और उसी के बीए पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में इसको पास करवाया कि भाई जाटों को 10% आरक्षण देना चाहिए। उस समय जो ओबीसी में जाटों को शामिल करने की बात थी, और जाटों के साथ साथ त्यागी समाज, रोड समाज, बिश्नोई समाज, जट समाज, जट सिख समाज, ये सभी उसमें 6 जातियां थी। इन 6 जातियों को आरक्षण देने की बात थी। तो उसमें जो ओबीसी की ए कैटेगरी थी, बी कैटेगरी थी, तो कांग्रेस सरकार में ये ओबीसी की सी कैटेगरी बनाया गया और जाटों का नाम और इन बाकी जातियों का नाम सी कैटेगरी में डाला गया। जबकि जो बी कैटेगरी थी, बी कैटेगरी में यादव और सैनी, ऐसी 4 जातियां थी जो हरियाणा में मात्र 6% भी नहीं है। बी में ना देने की बजाय ओबीसी सी कैटेगरी बना करके उसमें जाटों का नाम दिया गया। ओबीसी की बी कैटेगरी में 6% से भी कम जनसंख्या के आधार पर जो ये जनजातियां हैं, इनको 11% आरक्षण दिया गया है। जबकि जाटों के लिए ओबीसी सी कैटेगरी का अलग से चयन किया गया और विधानसभा में इसको पास कर दिया गया। तो अब 50% से बढ़कर आरक्षण 60% हो गया। और संविधान जो ये कहता है कि भाई संविधान के अनुसार 50% से ऊपर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जो कानून है, जो संविधान है,
तो एक ये भी बड़ी समस्या रही कि भाई अब जो बात है कि जो दूसरी जनजातियां थी, जैसे एससी समाज है, एसटी समाज है, बीसी समाज है, तो उनके मन में भी एक बात गई कि भाई जहां तक 50 संविधान में कानून यही है कि भाई 50% से ऊपर आरक्षण आरक्षित सीटें हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं यदि इनको आरक्षण दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा हक काटने का ही काम किया जाएगा। ये भी एक मेन बात थी। तो कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया कि भाई ये जो आरक्षण है 50% से ऊपर है। मेन मुद्दा तो यही था कि मेन बात जो कोर्ट ने रखी थी कि भाई 50% से नीचे आरक्षण रहना चाहिए, तो वो बढ़ के ऊपर जा रहा था। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि भाई जाटों को आरक्षण नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो आयोग है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसकी सिफारिश सबसे जरूरी है, क्योंकि वही आरक्षण को बीसी में संचालित कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बीसी, ये बैकवर्ड क्लास। तो उसकी सिफारिश की जरूरत थी। तो उन्होंने भी अपने लेवल पर रिपोर्टें पेश की और उन रिपोर्टों में उन्होंने वकालत ना करके आरक्षण की उन्होंने साफ कह दिया कि भैया तो सक्षम है हर दिशा में, चाहे वो शिक्षा हो चाहे रोजगार हो। इसलिए कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। तो तब तक समय काफी बीत चुका था। तो अंत में 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दे दी, जाते जाते इलेक्शन से 2 दिन पहले, आचार संहिता के दौरान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको मान्यता दे दी। उसके बाद आगे बात चलती है, यदि आपने मान्यता देनी थी तो समय से देते और इसको एनसीबीसी और 9 नंबर सूची में भी डलवाते। 9 नंबर सूची में डल जाता तो फिर ये बात ही ना थी, आरक्षण प्रमाणित हो जाता सेंट्रल लेवल पर भी। लेकिन इसको 9 सूची में ना डाल करके जल्दबाजी में काम किया। 9वीं सूची में ना होने के कारण कोर्ट ने भी इसको सिरे से नकार दिया और ये कहते हुए नकार दिया कि आरक्षण कोई कमाई का जरिया नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, और कोर्ट ने इसको रद्द करने का काम किया। ये तो थी राजनीतिक बात। इसके साथ साथ धरातल पर जो धीरे धीरे आरक्षण की मांग उठ रही थी, लगातार धीरे धीरे खापों में भी इसकी बातें पहुंच रही थी और खापे भी एक्टिव होने लगी थी। तो अखिल भारतीय जाट महासभा के नेतृत्व में फरवरी 2016 में आरक्षण के लिए धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके साथ साथ आरक्षण की मांगे उठने लगी। धीरे धीरे शांतिपूर्वक धरने चल रहे थे और धीरे धीरे जब समय बीतता गया, कुछ दिन बीते, तो उसमें लोगों का एक धैर्य जवाब दे जाता है। तो जो शांतिपूर्वक धरने चल रहे थे, धीरे धीरे उसमें सड़कों को जाम करना, रेलवे ट्रैक को, सड़कों को बाधित करना, ये धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ती चली गई। जो दिल्ली का पानी जाता है दिल्ली नहर से, वो भी रोकने का, काटने का काम किया था। तो धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ी थी ताकि सरकार पर दबाव ज्यादा दिया जा सके। वैसे बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने ही चल रहे थे। ये कुछ एक्टिविटी ऐसी इसलिए की गई थी ताकि सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया जा सके। तो आंदोलन का एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि भाई कुछ उस समय तथाकथित राजनेता, नॉन जाट तथाकथित राजनेता इसमें अपना राजनीतिक भविष्य देखने लग गए कि भाई अपनी राजनीति कैसे चमकाई जा सकती है। तो उन काफी नाम सामने भी आए थे। वो उनको कहने का ठीक नहीं है, वो सभी लोग जानते भी हैं। तो वो काफी नाम सामने भी आए थे उस समय पे और काफी समाज में जहर घोलने का भी काम किया गया था।
बाद में हो सकता माफी भी मांगी हो। तो उन्होंने अपना भविष्य देख लिया कि भाई मौका है और इस मौके पर चौका मार दो। उन्होंने शहर में ये समाज में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये क्या कि ये जो है केवल जाटों का आंदोलन है। बाकी जो जात जो बिरादरी है जो जाति है उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको केवल वैसे साथ लिया जा रहा है अपने फायदे के लिए, आरक्षित फायदे के लिए। तो होता क्या है, जो शांतिपूर्वक धरने चल रहे थे तो उनको धीरे धीरे जहर घोलने का काम किया जा रहा था समाज में, अन्य जातियों में। तो उनको जाटों को उकसाने के लिए, जाटों का उकसाने के लिए रोहतक में सबसे पहले हुआ। रोहतक में वकीलों के ऊपर हमला हुआ जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जाट छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किए गए। ये तो अखबारों में भी छपा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो धीरे धीरे ऐसे ही दादरी में भी शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा था उस धरने के ऊपर भी टारगेट करके और गलत टिप्पणियां करके जाटों को उकसाने का काम किया। जब भी धैर्य ठीक था, लेकिन कई एरियो में आपने देखा कि भाई जाटों को टारगेट करके उनके घरों को भी टारगेट किया गया। तो जब एक स्वाभिमान, एक धैर्य जवाब दे जाता है तब मामला हुआ। तो फिर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसक रूप लेने के बाद फिर कई जगह पर बहुत सारी आगजनी भी हुई। आगजनी के साथ साथ टकराव भी हुए, कई जातियों के साथ टकराव भी हुए आपस में। तो उस समय से जो ये जातीय जहर है वो लगातार बढ़ रहा है, अब घटने का नाम नहीं है। तो ये किन के प्रोपगंडे से हुआ और किन्होंने किया ये तो जनता जानती भी है इस बात को, वो कहने की बात नहीं है। तो ये धीरे धीरे उग्र हो गया आंदोलन। और आंदोलन उग्र होने के बाद फिर प्रशासन के साथ पैरामिलिट्री का भी सहयोग लिया गया। पैरामिलिट्री के साथ आर्मी का भी सहयोग लिया गया रोकने के लिए। आर्मी भी लगाई गई, धारा लगाई गई। इसके साथ साथ मुकदमों का भी दौर चला और षड्यंत्रों का भी दौर चला। आपने सुना होगा मुरथल मुरथल गैंग रेप, मुरथल रेप के बारे में आपने सुना होगा, रेप कांड के बारे में। तो वो भी है कि जिसके ना तो कोई शिकायत करता था, बार बार जांच की गई, बार बार कमेटियां बिठाई गई, ना तो उसमें कोई शिकायत करता पाया गया, ना ही कोई दोषी पाया गया। ऐसे प्रोपगंडे भी चले कि भाई इनको डराने के लिए, बैठाने के लिए, धमकाने के लिए। वो भी बात जरूरी है। तो सामाजिक भाईचारे को तोड़ने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए। मुकदमों का दौर चला। 2200 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा में। और इसके बाद आर्मी लगाई गई थी। आर्मी को भी शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दिए गए जगह जगह। धीरे धीरे माहौल गर्म था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी बातचीत करने की जाटों से। तो होता क्या है, नेतृत्वहीन होने के कारण आंदोलन, ना तो कोई अपने जो खाप नेता है जो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे, कहीं नॉन जाट हमसे नाराज ना हो जाए, वो भी अपने बिलों में दुबक गए थे। और इसके अलावा जो अखिल भारतीय जाट महासभा के नियंत्रण में ये आंदोलन हो रहा था, वो भी हिंसक होते ही आंदोलन को यहां से चले गए। इसीलिए इसका कोई नेतृत्व ही नहीं बचा। नेतृत्व ना बचने के कारण अब सरकार किससे बात करे? किसी जाट नेता से तो बात करनी थी सरकार को भी। सरकार अब बात ना करे, जब मुश्किल करे, जब मुश्किल करे तो किससे करे? तो दोनों समस्याएं, दोनों पेज फंसे हुए थे और आंदोलन हिंसक होने लग रहा था। उसी समय पे जो उस समय रेल मंत्री थे उनका एक बयान भी आया था कि भाई
रेलवे को जो है वो हर रोज का 55 करोड़ रुपए का घाटा होने लग रहा है। तो इन सब के बीच आखिर में उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को मीडिया के सामने रूबरू होकर के ये बयान देना पड़ा था कि भाई हम जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार हैं और अब एक कमेटी बना देंगे। लेकिन आज तक भी आरक्षण के विषय में कोई बातचीत आगे ना तो बढ़ी ना मिला। वो एक पेपरों के ऊपर ही या झूठे राजनीतिक चुनावी मुद्दों की तरह ही बन के रह गया। हालांकि आज तो फिर भी जरूरत भी नहीं है, आज तो नौकरियां भी बहुत कम हो गई हैं और जो समाज है वो भी हाशिए की ओर जा रहा है। जाट समाज को हाशिए की ओर ले जाने वाले और कोई नहीं, और कोई बिरादरी भी नहीं है, और कोई राजनीतिक पार्टी भी या कोई दल या कोई सरकार नहीं है, ये खुद जाट है। जाट अपने वो एक कहावत भी है कि भाई चार जाट एक तरफ से भी चलते थे पचमा कंधे पे हो। तो जाट एक दूसरे की टांग खींचने का काम, दूसरे को नीचा दिखाने का काम इसमें बहुत आगे हो रहे हैं और किसी का साथ और आगे बढ़ाने का काम में तो पीछे है ही। तो ये भी देखने की जरूरत है। प्रतिनिधित्व तो ये किसी का मानते ही नहीं, घर घर चौधरी होते हैं, गांव गांव चौधरी होते हैं, खापों के अलग वो है, गांव के अलग वो है, तो राजनीतिक अलग है। उस समय पे रोहतक में उस समय के मंत्री उनकी कोठी को भी फूंका गया था और दुकानों को टारगेट करके भी चढ़ाया गया था। ये तो आप सभी जानते ही हैं। जगह जगह बहुत सारा नुकसान होया था, काफी हरियाणा का और जनता का नुकसान होया था, और निकलेगा कहाँ से, जनता के बीच से ही। तो ये सारे प्रकरण आपने देखे सुने और हुए। तो मैं आपके ऊपर ही सवाल छोड़ता हूँ कि भाई 2016 के बाद जो जातीय जहर है वो समाज में बढ़ा है या घटा है, या उसका फायदा राजनीतिक दलों ने या सरकारों ने उठाया है या नहीं उठाया। ये आपके पास सवाल है कि भाई आप इसमें को कमेंट में जरूर लिखें, और जो गलती हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बेटे को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।